हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीजी के ऑनलाइन। बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूँ बायोलॉजी का, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, इससे जस्ट पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बताया था प्लांट्स के, और उनमें से सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर रूट के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। उम्मीद करूँगा कल का रिवाइज करके आए होंगे आप लोग, जिससे थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया था, ठीक है ना। तो उसी रूट के हम आज मॉडिफिकेशंस को पढ़ेंगे और हम एक और नया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दैट इज स्टेम, उसके बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे आज, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा आपको, क्या क्या फीचर्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग वैरायटी के रूट और स्टेम कैसे कैसे दिखते हैं, वो सारी बातें हम लोग करने जाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टेम के बारे में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो रूट का मेन फंक्शन तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। रूट का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना, काय का, पानी और मिनरल्स का। किसके लिए? प्लांट के लिए। इसके अलावा रूट केवल एब्जॉर्प्शन के अलावा और भी फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे प्लांट को एंकरेज प्रोवाइड कराता है। प्लांट के लिए कुछ कुछ ऐसे हैं जिनकी में रूट्स में फूड का स्टोरेज भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कौन से प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं उन्हीं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स का डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसमें रूट मॉडिफाई हो जाती है और मॉडिफाई होके वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो वही चीज़ बात समझेंगे, ठीक है। तो सुनिएगा, रूट इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस, ठीक है, हाँ या ना। तो कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, रूट की जो शेप थी, जैसे मैंने पढ़ाया था कोनिकल होती है, टैप रूट में लेटरल रूट्स निकल रही होती हैं, इस तरीके से बताई थी कि नहीं बताई थी। अब कुछ प्लांट्स में ये शेप चेंज हो जाती है, रूट्स की ये शेप थोड़ी चेंज हो जाती है और कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करना चालू हो जाती है। किससे? मेन उनका फंक्शन जो था एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल के अलावा, मतलब अब वो मॉडिफाई होके मेन फंक्शन को छोड़ के कोई और नया फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अब बात ये आती है कि वो ऐसा कौन सा नया फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मेन फंक्शन छोड़ के। एब्जॉर्प्शन नहीं कर रही वाटर का, मिनरल का, तो कर क्या रही है? कोई ना कोई तो काम कर रही होगी ना वो। तो वही मॉडिफाइड रूट क्या क्या काम करती हैं वो लिखा है, ठीक है। तो सुनना, रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। किस चीज़ के लिए मॉडिफाई आती है? सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए प्लांट को। दूसरा, किसी किसी में फूड के स्टोरेज को करने के लिए भी मॉडिफाई हो जाती है, और किसी किसी प्लांट में रूट मॉडिफाई होके रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो तीन मेन फंक्शन अलग से एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर के अलावा है, जिसको ये परफॉर्म करने के लिए चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। क्या क्या? सपोर्ट करने के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड करने के लिए और रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है, हाँ या ना। तो ये तीन मेन फंक्शन है, मतलब ये वो फंक्शन है जो रूट अपने मेन फंक्शन को छोड़ के परफॉर्म करने चालू हो जाती है आफ्टर इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से अब वो देखते हैं, ठीक है। किस किस में होता है ऐसा काम, तो सुनना। कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में बात कर रहा है। तो एक्चुअल में टैप रूट सिस्टम जो मैंने पढ़ाया था, कैरेट और टर्निप की जो ये टैप रूट होती है ये मॉडिफाई हो जाती है। अब ये मॉडिफाई होके करती क्या है, ठीक है, वही चीज़ लिखा है, सुनना जरा। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। मैंने कल फर्क बता दिया आपको एडवेंटिशियस रूट में, टैप रूट में और फाइब्रस रूट में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कैरेट और टर्निप की तो टैप रूट, और स्वीट पोटैटो वो शकरकंद को कहते हैं बेटा, है ना। स्वीट पोटैटो की एडवेंटिशियस रूट, ये दोनों जो रूट हैं ये स्वेल हो जाती है, स्वेलन अप हो जाती है, इनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है और इनकी रूट स्वेल अप हो जाती हैं, और इनका फंक्शन फिर क्या करती है? फूड की स्टोरेज। तो एग्जाम्पल याद रखना बेटा, ठीक है, क्वेश्चन आता है। तो कैरेट टर्निप की कौन सी रूट? टैप रूट। स्वीट पोटैटो की कौन सी रूट? एडवेंटिशियस रूट। ये क्या हो जाती है? मॉडिफाई होकर स्वेल हो जाती है, और क्या फंक्शन परफॉर्म करने लगती है? एब्जॉर्प्शन को छोड़ के फूड का स्टोरेज करने लगती है, ठीक है, हाँ या ना। अभी आगे डायग्राम बन रहा है, उसको भी दिखाऊंगा, उसमें यही स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफाई हो जाती है ये वाली रूट्स। किस किस में? कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो में। आगे बढ़ते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल? इसी तरीके के और कुछ एग्जाम्पल। ये तो फूड की स्टोरेज की बात हुई। अब इसके अलावा और भी कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो
तो समझिएगा। एक बहुत मेन मॉडिफिकेशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में, बनियन ट्री का, ठीक है, तो सुनना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आर दैट सपोर्ट अ बनियन ट्री? आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था कौन सी एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में। तो ये जो बनियन ट्री पे लंबी लंबी सी आपको बेले से दिख रही है ना, ये लंबी लंबी सी जो निकल रही हैं स्टेम में से, इनकी ब्रांचेस में से ऐसे लंबा लंबा से जो निकल रहे हैं पार्ट्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं की बात कर रहा है। ये एक्चुअल में जो रूट्स है ना बनियन ट्री में, इस बनियन ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं और ये मॉडिफाई होती है, मॉडिफाइड रूट्स हैं। ये कैसी है? मॉडिफाइड रूट्स। और दूसरा एक और नाम था इनका एडवेंटिशियस रूट्स। कौन सी रूट बताया था मैंने? एडवेंटिशियस, क्योंकि ये रेडिकल वाले पार्ट से इमर्ज नहीं होती, तो वही लिखा है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आर दैट सपोर्ट अ बनियन ट्री? दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। और ये क्या कहलाई जाती है? प्रॉप रूट्स। और इसी प्रॉप रूट से मिलती जुलती मेज और शुगर केन में, क्या मेज और शुगर केन में स्टिल्ट रूट्स पाई जाती हैं। कौन सी रूट्स? स्टिल्ट रूट। जैसे देखना, ये मैं शुगर केन जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इमेजिन करना जरा थोड़ा सा। बनियन ट्री में तो कौन सी रूट हो गई? प्रॉप रूट। ये मैं मान लो एक शुगर केन बना दिया। अब ये वाला पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड, और ये जो लाइन बनाई है दिस इज कॉल्ड नोड। तो एक्चुअल में मेज और शुगर केन की जो लोअर नोड्स होती हैं, इन पे से ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, ऐसे पतले पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, और इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टिल्ट रूट का नाम देते हैं। तो सुनना जरा, क्या? सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड। इस पूरे प्लांट की कौन सी नोड से? लोअर नोड से, ऑफ द स्टेम। दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स। तो अब चाहे प्रॉप रूट हो चाहे स्टिल्ट रूट हो, दोनों का मेन फंक्शन क्या है? अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल नहीं है, सपोर्ट है। क्या है? सपोर्ट है, ठीक है, हाँ या ना? तो मॉडिफाइड रूट का फंक्शन बदल जाता है, इसीलिए तो वो मॉडिफाई हुई है, क्योंकि उनको एब्जॉर्प्शन के अलावा कोई और नया फंक्शन परफॉर्म करना है, जिनमें मैंने मेन 3 ही है। कौन कौन से? फूड का स्टोरेज है, सेकंड फूड के स्टोरेज के अलावा रेस्पिरेशन करना है, या फिर अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। तो इन तीनों मेन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है बच्चा पार्टी? उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलें देखें, आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, अगला सुनना। इसके अलावा अब एक और नया, न्यूमेटोफोर्स। कौन सी रूट्स के बारे में बात करूंगा मैं? न्यूमेटोफोर्स के बारे में। ध्यान से देखें, अब ये किस में मिलती है तो सुनना। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा। ये वो प्लांट होता है बेटा जो मार्शी एरिया में पाया जाता है। जैसे सुंदरवन का आपने नाम सुना होगा, दलदली इलाका जो होता है ना, ऐसी जहाँ पे सॉइल क्लेई सॉइल होती है, जैसे पानी मिट्टी दलदल जैसा इलाका होता है, वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो, वहाँ पे राइजोफोरा एक पेड़ है जो ऐसे एरिया में मिलता है, सुंदरबन में मिलते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, दलदली इलाकों में, मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। अब जनरली हमने रूट क्या पढ़ा है? ग्राउंड में अंदर जाती है, पर इन प्लांट्स की रूट्स ग्राउंड से ऊपर बाहर की तरफ निकल के आते हैं, जहाँ पे स्टेम ग्रो करती है, हाँ या ना? तो हम लोग क्या कहते हैं, जनरली रूट को जियोट्रॉपिक बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? जियोट्रॉपिक, मतलब जो अंडरग्राउंड ग्रो करती है, अर्थ के अंदर जाती है। बट राइजोफोरा की जो रूट है, कौन सी? इनको हम नाम देते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये ऐसी रूट्स है जो ग्राउंड के अंदर ना जाके ग्राउंड से बाहर इमर्ज होके आ जाते हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि बेटा इन प्लांट्स को, रूट्स को भी रेस्पिरेशन चाहिए। भाई प्लांट का हर पार्ट रेस्पिरेशन करता है, हर पार्ट लिविंग है, तो उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? रेस्पिरेशन से। अब दलदली इलाका है, वहाँ पे पानी है उसकी सॉइल में, तो वहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाएगी उन्हें, तो उनको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ये क्या करती हैं? ग्राउंड से ऊपर इमर्ज करके ग्रो करना चालू कर देती हैं। तो वही लिखा है, इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, सच रूट्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। कौन कहते हैं ऐसी रूट्स को? अब न्यूमेटोफोर। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्राउंड के अंदर अपना रेस्पिरेशन नहीं कर पा रही है, बिकॉज ऑफ दलदली या क्लेई सॉइल। वहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से एयर की मात्रा कम हो गई, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रही, तो इसीलिए ये ग्राउंड से इमर्ज आउट हो जाती हैं, और ये हेल्प करती हैं प्लांट की रूट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए। तो वो लिखा है, हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी रूट मर जाती, और रूट खत्म तो प्लांट खत्म। भाई सीधी बात है, बिना रूट के कोई भी प्लांट जिंदा नहीं रह सकता। देखो सामने एग्जाम्पल्स बनने हैं, ठीक है।
तो वही चीज़ है। तो सबसे पहला ए डायग्राम में जो दिख रहा है आपको, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ये सब मॉडिफाइड स्वेलअप हो गई है कि नहीं हो गई है, हाँ या ना। तो ये सब का मेन फंक्शन क्या है, फूड की स्टोरेज करना। क्या करना, फूड की स्टोरेज करना। सेकंड, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की ऐसा दिख रहा है ना, पहाड़ से निकल रहे हैं छोटे छोटे से, ये इस पेड़ की रूट्स हैं। कौन सी है, न्यूमेटोफोर्स है। कौन सी है, न्यूमेटोफोर्स। और इनका मेन फंक्शन क्या है, क्योंकि अगर ये इस दलदल के अंदर होती तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाती, तो ये बाहर निकल आती हैं, जिससे एयर से ऑक्सीजन को लेके अपना रेस्पिरेशन कर लेती हैं। अब इसमें एक स्पेशलाइज्ड रूट और है एस्परेगस में, ये भी स्टोरेज ऑफ फूड का ही काम कर रही है। ये आपको स्वेलअप जैसी दिख रही है ना, ये देखो, ये छोटी छोटी स्वेलिंग दिख रही है, ये गोल गोल से लड्डू जैसे दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्टोरेज का ही काम करते हैं। पर इनको हम नाम देते हैं फैसी, लिख लेना बुक में, फैसिकुलेटेड रूट्स। कौन सी रूट्स, फैसिकुलेटेड रूट्स। एग्जाम्पल कौन है, एस्परेगस। एग्जाम्पल कौन है बेटा, एस्परेगस, ठीक है, हाँ या ना। कौन सी रूट है ये, फैसिकुलेटेड रूट। एग्जाम्पल कौन है, एस्परेगस। याद रखिएगा इस एग्जाम्पल को, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। तो ये रूट के मॉडिफिकेशन है, और जब रूट मॉडिफाई हो जाती है तो अपना मेन फंक्शन छोड़ के दूसरे फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि स्टोरेज करना, या फिर सपोर्ट प्रोवाइड कराना प्लांट को, या फिर रेस्पिरेशन करना। मेन फंक्शन क्या था इनका, एब्जॉर्प्शन करना, वो छोड़ के दूसरे फंक्शन परफॉर्म करना चालू हो जाते हैं। और मॉडिफाई हुई इसलिए जिससे वो पर्टिकुलर अपना फंक्शन, जो दूसरा फंक्शन उन्होंने अडॉप्ट किया है, वो परफॉर्म कर पाए आसानी से। क्लियर है। तो ये कहानी थी मॉडिफाइड रूट्स की, उम्मीद करूंगा याद हो जाएगा, ठीक है। तो 2-3 एग्जाम्पल से याद करने आपको, जैसे स्टोरेज वाली कैरेट, टर्निप का एग्जाम्पल उठा लेना। एडवेंटिशियस के नाम पे आपका स्वीट पोटैटो स्टोरेज का काम कर रहा है। वहीं पे सपोर्ट में प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट आ गई आपकी, वहीं पे रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर्स आ गए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रहने चाहिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपको इजी लग रहा होगा, बट जब पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तो यही एग्जाम्पल बहुत टफ लिखने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि एक चैप्टर के थोड़ी आपको याद रखना, नीट में तो पूरा ही आएगा सिलेबस, तो वहाँ दिक्कत आना चालू हो जाती है। तो उसको प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसीलिए आपका कल एक टेस्ट और अनाउंस कर रहा हूँ मैं अभी इसी बैच में, ठीक है ना। तो आपका कल सुबह 11 बजे से टेस्ट होगा, जो लास्ट चैप्टर आपने तैयार किए हैं, जिनके नहीं हो पाए थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को तो टेस्ट ले लिए थे मैंने, ठीक है। तो अब आपका कल 11 बजे प्लांट किंगडम के टेस्ट हैं, तो तैयार करके रखिएगा। उम्मीद करूँगा आपने सारे लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं इस चैनल पे, ठीक है। आपने डेफिनेटली सुन ली होंगे उन चीज़ों को। तो उस आपका कल 11 बजे से प्लांट किंगडम का लिंक टेस्ट का आपको मिल जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, पूरे दिन एक्टिव रहेगा। उसको बिना चीटिंग करे ईमानदारी से तैयार करके देना, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जिसका नाम है स्टेम। रूट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किस पे बात कर रहे हैं, स्टेम। स्टेम क्या है, मैंने बताया था, जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करती है। स्टेम वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती है, और स्टेम ही है जिसमें मेन पार्ट्स प्लांट के लगे हुए होते हैं, जैसे फ्लावर, फ्रूट, ये सब, लीफ, बर्ड, ये सब किस पे एसोसिएटेड, किससे लगे हुए होते हैं, किस पे लाए करते हैं, स्टेम पे, ठीक है, आया ना। तो मेन पार्ट है ये प्लांट का, कौन, स्टेम। दूसरी बात, अब मैंने पढ़ाया रूट कहाँ से इमर्ज होती है, रेडिकल से। रूट कहाँ से इमर्ज हो रही थी, रेडिकल। अब स्टेम की बात करते हैं। तो स्टेम कहाँ से, वापस से एम्ब्रियोनल एक्सेस बना रहा हूँ, वापस से एम्ब्रियोनल एक्सेस बना रहा हूँ मैं। ये कॉटिलेडन, इसका नाम मैंने दिया था रेडिकल, ठीक है। और इस एक्सेस को हम कहते हैं प्लूम्यूल। तो ये पूरा होता है एम्ब्रियोनल एक्सेस, ये सीड के अंदर होता है, ठीक है। इसी से ही पूरा प्लांट बनता है बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सेस कहते हैं। रेडिकल से तो क्या बनती है, रूट, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब स्टेम किससे बनती है, तो ध्यान दें, तो प्लूम्यूल है जो एम्ब्रियोनल एक्सेस का पार्ट है, इससे बनती है शूट या फिर स्टेम, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इससे बनती है शूट या फिर स्टेम, एक ही बात है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, द स्टेम। तो सुनना, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। बहुत सारे फीचर हैं। पहला फीचर, ग्राउंड से ऊपर ग्रो करती है हमेशा। दूसरा फीचर, ग्रीन होती है नेचर में। तीसरा फीचर, इस पे नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं जो रूट में नहीं मिलते, हाँ या ना। बहुत सारे फीचर्स हैं, ये तो मैंने बहुत कॉमन फीचर्स आपको बता दिए जो स्टेम और रूट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो वही सारी मैं बातें करूँगा, तो सुनना। सबसे पहला,
द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। असेंडिंग पार्ट मतलब जो ऊपर जाता जा रहा है लगातार तो ग्राउंड से जो असेंडिंग पार्ट ऊपर जाता जा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेम। और इसमें क्या होती है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ब्रांचेस निकल रही होती हैं और ऊपर जाएगी और ब्रांचेस निकलेंगी, इन ब्रांचेस की भी आगे और ब्रांचेस निकलेंगी। तो मेन स्टेम पर ही तो ये सारी चीज़ें लाई कर रही है ब्रांचेस, बिल्कुल। तो स्टेम ही वो पार्ट है प्लांट का जिस पे ब्रांचेस लाई करती हैं। इन्हीं ब्रांचेस पे लग रही होती है लीफ, छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की लीव्स, ठीक है, हाँ या ना। और इन्हीं ब्रांचेस पे आगे जाके क्या मिलता है, फ्लावर। क्या मिलता है बेटा, फ्लावर। जैसे ये बना दिया मैंने, इन्हीं ब्रांचेस या इन्हीं स्टेम के पार्ट पे क्या मिलते हैं आगे जाके, फ्लावर्स। और इन्हीं पे ही लाई करते हैं क्या, फ्रूट्स। क्या लाई करते हैं, फ्रूट। ये मान लो टमाटर जैसा बना दिया मैंने, फ्रूट है, ठीक है ना, हाँ या ना। मेन चीज समझ में आना चाहिए। तो ये स्टेम का ही पार्ट है जिसपे ये सारे पार्ट्स लाई करते हैं। और कैसा पार्ट है, असेंडिंग है, जो ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है। तो वही चीज लिखी है, आगे सुनना। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। बता दिया मैंने, ये कहाँ से जर्मिनेट होती है, शूट या स्टेम, एम्ब्रियोनल एक्सिस के प्लूम्यूल वाले पॉइंट से, प्लूम्यूल वाली एक्सिस से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब स्टेम में एक और खासियत, स्टेम में एक चीज पाई जाती है, नोड एंड इंटरनोड, ठीक है। क्या पाई जाती है बेटा, नोड एंड इंटरनोड। अब ये क्या बवाल है, तो सुनना जरा। ये मान लो एक स्टेम है, नोड क्या होती है, मान ले ये एक स्टेम है और इससे ये निकल रही है ब्रांच। क्या निकल रही है बच्चा पार्टी, ये एक ब्रांच निकल रही है स्टेम से। तो जिस पॉइंट से, स्टेम के जिस पॉइंट से ये साइड ब्रांच निकलती है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं नोड। क्या नाम देते हैं बच्चा पार्टी, नोड। अब क्या एक ही ब्रांच निकलेगी, नहीं, और भी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक ब्रांच यहाँ से निकल गई, हाँ या ना, तो एक और पॉइंट आ गया, इसको भी हम क्या बोलेंगे, नोड। क्या बोलेंगे, नोड। और इंटरनोड क्या है, अब तो एक्चुअल में स्टेम का वो पार्ट जो कहाँ लाई करता है, इन दो नोड के बीच में, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को, जो दो नोड के बीच में लाई करने वाला पार्ट होता है स्टेम का, इसको बोला जाता है इंटरनोड। किसी किसी स्टेम में ये पार्ट बहुत बड़ा होता है, दूर दूर होती है नोड्स, और किसी किसी स्टेम में ये पार्ट छोटा होता है जिसमें नोड पास पास होती है। वो डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, प्लांट वेराइटी टू प्लांट वेराइटी, वो चीज़ बदलती है। तो वही लिखा है, द स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स। एक और फीचर जो रूट में नहीं होता, ठीक है। आगे सुनना। अब नोड के बारे में बताया है, क्या, वो रीजन जहाँ से ब्रांच निकलती है, लीफ। तो सुनना जरा, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। अब इन्होंने लीव के हिसाब से बता दिया है। तो मान लो ये लीव है, ठीक है, नोड उस पॉइंट को भी कह रहा है जहाँ से लीव अराइज होती है। अब जैसे ये ब्रांच निकली, अब इस ब्रांच पे लीफ आ रही है, तो मान लो इस पॉइंट से निकल रही है ये लीफ, तो ये नोड है। एक लीफ इस पॉइंट से निकल रही है, तो ये भी तेरा नोड है। और ये बीच में इन दोनों के लाई कर रहा है इंटरनोड। चलें आगे। वाइल इंटरनोड्स आर दी पोर्शंस बिटवीन द टू नोड्स। तो दो नोड के बीच में जो लाई करने वाला पोर्शन है उसे क्या बोला जाता है, इंटरनोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरनोड। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आई बात भेजे में। तो नोड क्या है, वो पॉइंट यहाँ से या तो ब्रांच निकल रही हो या लीफ निकल रही हो। इंटरनोड क्या है, इन दो नोड के बीच का जो रीजन है स्टेम का, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। किसी में ये बड़ा होता है तो किसी में ये छोटे होते हैं, ठीक है। आगे देखें। अब स्टेम पे एक चीज और होती है, स्टेम पे बर्ड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बेटा, बर्ड, ठीक है। और ये बर्ड दो टाइप के होते हैं, कभी कभी किसी किसी में तो टर्मिनल और किसी किसी में एक्सिलरी, ठीक है, हाँ या ना। क्या, जैसे कि क्या है ये सब कहानी, सुनना। ये ग्राउंड है, वापस से ये स्टेम है। अब टर्मिनल वर्ड, ये मान लो स्टेम का टिप है। किसी किसी में क्या होता है, स्टेम के जो टिप है इसके ऊपर ही एक बर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक बर्ड, लीफ नहीं है, बर्ड है। तो इसको कहते हैं हम टर्मिनल बर्ड। क्या नाम देते हैं, टर्मिनल बर्ड। हर प्लांट में नहीं होती, कुछ कुछ में मिलती है, ठीक है। कौन सी बर्ड कहते हैं इसे हम, टर्मिनल बर्ड। किसी किसी स्टेम में तो ऐसी मिलती है। किसी स्टेम में क्या होता है, जहां से ब्रांच निकल रही होती है, ये मान लो ये ब्रांच निकल रही है, ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं हम एक्सिल। ये वाला जो एरिया है ना, इस वाले एंगल को कहते हैं हम एक्सिल। यहाँ पर जो बर्ड निकल रही होती है इस वाले पॉइंट से, इस वाले एंगल पे, इस बर्ड को हम नाम देते हैं एक्सिलरी बर्ड। क्या नाम देते हैं, एक्सिलरी बर्ड। क्या नाम देते हैं, एक्सिलरी बर्ड। देखना,
क्या नाम देते हैं? एक्सिलरी बड, ठीक है। तो ये दो नाम आते हैं, एक टर्मिनल बड और एक एक्सिलरी बड, ठीक है, दो नाम चलते हैं कहानी, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा समझ में आया। तो बड, अभी बड क्या अराइज करती है? तो बड से बहुत सारी चीज़ें बनती है बेटा, आपने सुना होगा, बड से फ्लावर भी बनते हैं, बड से लीफ भी बनती है, बड से एक पूरी स्टेम भी जर्मिनेट, पूरी ब्रांच भी निकल के आ सकती है। तो बड बहुत तरीके की होती हैं, ठीक है। मेन काम क्या है, किसी भी पार्ट को बनना होगा प्लांट के तो बड से ही बनते हैं। तो बड बनती है और फिर वही आगे जाके डेवलप होकर कभी ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है, कभी लीफ में और कभी फ्लावर में, ठीक है। कौन सी बड है वो डिपेंड करता है। चलें आगे। तो दो टाइप में मिलती है, टर्मिनल पे मिल रही है तो टर्मिनल होगी, एक्सिल के में ब्रांच और मेन स्टेम के बीच का जो एंगल है उसके बीच में मिल रही है तो एक्सिलरी बड होगी, ठीक है। आगे सुनना, स्टेम इज जनरली ग्रीन। हाँ भाई एक बात और, स्टेम ज़्यादातर ग्रीन होती है, बट कब? जब यंग होता है प्लांट, हर समय नहीं ग्रीन होती। जब प्लांट यंग है तो उसकी स्टेम आपकी ग्रीन होगी। आप गार्डन में जाके देखना, जो नया नया पौधा उसकी स्टेम को देखना, ग्रीन दिखेगी। तो वो लिखा है स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। और जब बड़ा हो जाता है पेड़ तो बिल्कुल ब्राउन हो जाती है उसकी स्टेम, ठीक है। हाँ या ना? तो स्टेम कैसी चलती है? यंग है तो ग्रीन रहती है और बड़ा हो जाता है पेड़ तो उसकी स्टेम ब्राउन और डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है, लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर फील होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा यहाँ तक स्टेम का स्ट्रक्चर तो क्लियर होगा। अब बात आ रही है स्टेम का फंक्शन। जैसे रूट में क्या था? एब्जॉर्प्शन करना वाटर और मिनरल्स का, एंकरेज प्रोवाइड कराना, कभी कभी फूड का स्टोरेज करना। तो अब स्टेम का मेन फंक्शन देखना। स्टेम का मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ दी स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। तो क्या स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? ब्रांचेस को फैलाना। दूसरा, जिन पे लीव्स रहती हैं। तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? स्प्रेड आउट करना ब्रांचेस को जिस पर लीव लगी हुई होती हैं, या फिर फ्लावर लगा हुआ होता है या फ्रूट लगा हुआ होता है। तो मेन फंक्शन यही है, स्प्रेड आउट करना अपनी ब्रांचेस को, लीव जिन पे लीफ पाई जाती हैं, फ्लावर पाया जाता है और फ्रूट पाया जाता है। दूसरा काम एक और है, इट कंडक्ट्स वाटर। अब कंडक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक तरीके से, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो वही लिखा है, इट कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और कुछ नहीं, फोटोसिंथेसिस से बनने वाला फूड है। फोटोसिंथेसिस इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय आफ्टर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो कंडक्ट करता है ये, बना एक्सक्यूज मी, एब्जॉर्ब नहीं करता, कंडक्ट करता है। तो वही लिखा है, इट कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा और क्या फंक्शन है तो सुनना। सम स्टेम्स ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। जैसे रूट कर रही थी, ऐसे ही कुछ कुछ प्लांट में स्टेम फूड की स्टोरेज भी करती हैं। किसी किसी में प्लांट मॉडिफाई होकर सपोर्ट में हेल्प करती है एंड प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है किसी किसी में। और किसी किसी में प्लांट की जो स्टेम है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब नया प्लांट बनाने में, नया प्लांट बॉडी बनाने में हेल्प करती है। ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब प्लांट का एक पार्ट टूटा और उसी से ही एक नया प्लांट डेवलप हो गया। तो प्लांट का पार्ट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये बहुत मेन फंक्शन है। ये तो है ही है, इसके अलावा फूड का स्टोरेज करना, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, प्लांट को प्रोटेक्शन देना, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट करता है कि प्लांट का किसी भी पार्ट टूट के वो सॉइल में गिर जाए और वापस से जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाए। इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं स्टेम के, ये सारे फंक्शन होते हैं स्टेम के। तो ये दूसरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है किसी भी प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का, कौन? स्टेम। तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। तो रूट समझ में आया था, बिल्कुल उसी तरह से स्टेम भी अब आपको आ जाना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन की। जैसे रूट में मैंने बात करी कि रूट मॉडिफाई होके अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, ऐसी कुछ कुछ एग्जांपल्स है प्लांट्स के जिनमें स्टेम मॉडिफाई होकर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। तो कौन कौन है वो देखते चलेंगे एक एक करके। तो सुनना, स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। तो हर समय ऐसा नहीं है जो हम सोचते हैं स्टेम का काम कि ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करना है, फ्लावर को बियर करना है, लीफ को बियर करना है, फ्रूट को बियर करना है। इसके अलावा और भी काम होते हैं स्टेम के, बट उसके लिए उसे मॉडिफाई होना पड़ता है। तो स्टेम मॉडिफाई हो जाती है और वो फंक्शन परफॉर्म करना चालू हो जाती है। तो वही लिखा है, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है। डायग्राम है 5.6 में, मैं दिखा देता हूँ, उसमें आपके सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये मॉडिफाइड स्टेम है सारी। ये पिछला जो एग्जाम्पल था वो मॉडिफाइड रूट्स थी, ये मॉडिफाइड स्टेम्स है। अभी देखेंगे हम एक एक करके कौन सी स्टेम किस काम में आ रही है, तो देखना,
ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखें आगे। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ मॉडिफाइड स्टेम की, तो सुनना। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो कि हमने फिगर 5.6 में मेंशन कर रखा है। तो आगे सुनिए। सबसे पहला अंडरग्राउंड स्टेम से चालू कर रहे हैं। किसकी अंडरग्राउंड स्टेम से? पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स है, पोटैटो, आलू, जिंजर, ये सब जानते होगे, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया, ये सब प्लांट्स है बेटा। इनकी जो स्टेम है ये जमीन के अंदर होती है। जनरली आपने स्टेम को क्या पढ़ा है? जमीन से बाहर। बट ये वो प्लांट्स है जिनकी स्टेम कैसी है? अंडरग्राउंड है। कैसी है स्टेम इनकी? अंडरग्राउंड। ठीक है, और ये इनकी जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाती है। क्या हो जाती है? मॉडिफाई। और किसके लिए मॉडिफाई होती है? फूड की स्टोरेज के लिए। आलू खोदे जाते हैं ना भाई, जमीन के अंदर ही तो होते हैं आलू, हाँ या ना? तो वो सब स्टेम है। एक्चुअल में जो आप आलू निकालते हो वो स्टेम है। आलू इज नॉट अ रूट, आलू इज अ स्टेम। तो वही लिखा है। बट एक आपने देखा होगा, एक तो आलू हो गया, वहीं पे दूसरा शकरकंद होता है, हाँ या ना? शकरकंद तो आपका नाम क्या है उसका? स्वीट पोटैटो। ये क्या है? पोटैटो। पोटैटो इज अ स्टेम, बट जो स्वीट पोटैटो शकरकंद होती है वो रूट होती है और पोटैटो स्टेम होता है। दोनों में काम फूड की स्टोरेज का ही हो रहा है। दोनों में काम फूड की स्टोरेज का ही हो रहा है, बट फर्क है दोनों में जमीन आसमान का। तो वही लिखा है। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद एंड कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। तो पहला एग्जांपल, डायग्राम बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो फूड की स्टोरेज कर रहे हैं। स्वेलअप हो गई है वो, ये रहा पहला, तीनों डायग्राम दिख रहे हैं, हाँ या ना? ये तीनों स्टेम है, स्वेलअप हो गए हैं और फूड की स्टोरेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फूड की स्टोरेज करने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा अब दूसरी कौन सी है? तो सुनना जरा। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर एडवर्स कंडीशन, हाँ या ना? अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। तो अब इन ऑर्गन का दो फंक्शन है। एक तो फूड को स्टोर करके रख रहे हैं, दूसरा ये स्टेम ऐसी स्टेम होती है कि अगर कंडीशन खराब हो जाए एनवायरनमेंट की तब भी ये प्लांट्स मरेंगे नहीं, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी इन प्लांट्स की ग्रोथ वापस से चालू हो जाएगी। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, जो एडवर्स कंडीशन को झेलने में हेल्प करे और प्लांट को मरने ना दे, क्योंकि एक्सेस फूड स्टोर कर लेंगे। तो एडवर्स कंडीशन पे अगर ये फूड नहीं भी बना पा रहे हैं तो इनके पास स्टोर्ड फूड है जो उसको यूज करके ये जिंदा रह सकते हैं। तो ये वाला जो स्टेम का केस है जो पोटैटो, जिंजर में मिल रहा है, ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का काम भी करते हैं। ठीक है, सेकेंड मॉडिफिकेशन, पहला तो क्लियर है, फूड की स्टोरेज कर रहा है और वही ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का भी काम कर रहा है। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट, दूसरा मॉडिफिकेशन, स्टेम टेंड्रिल्स। आपने देखा होगा कुछ कभी कभी कुछ स्टेम्स होती हैं उस पर ऐसे पतली पतली सी रिंग जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं, हाँ है ना? आपने देखा होगा तरबूज वगैरह की बेल, लौकी की बेल अगर घर में आपने उगाई हो कभी, अगर आपको शौक है एग्रीकल्चर करने का, थोड़ा बहुत छोटे मोटे तो आइटम उगा ही लेते हैं, मेरी मम्मी वगैरह उगा लेते हैं, हाँ है ना? तो ये नॉर्मल सी चीज़ें गार्डन वार्डन में उग जाते हैं ये सब आराम से। तो उसमें आप देखना कभी लौकी की बेल देखना, उसमें ऐसे पतली पतली सी टेंड्रिल्स निकल रही होती हैं। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है। तो सुनना, स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड मैं समझा चुका हूँ, ये मेन स्टेम, ये उसकी ब्रांच, यहाँ पे जो बड मिलती है इसको कहते हैं एक्सिलरी बड। तो एक्चुअल में स्टेम टेंड्रिल यहीं से बनती है तो वही लिखा है, स्टेम टेंड्रिल्स which develop from axillary bud are slender and spirally coiled and help plants to climb such as in gourds। तो climbers जो plants होते हैं ना उनमें पाई जाती हैं। तो ये जो बड है ये ऐसे क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है और ऐसे पतली पतली सी रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, सिलेंड्रिकल स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेती है, और इन्हीं की मदद से ये बेल होती है बेटा इनकी, ठीक है, हाँ या ना? क्लाइंबर होते हैं, बेल होती है, ये आराम से किसी जैसे इन्हें सपोर्ट मिलेगा तो उस पर क्लाइंब करती चली जाती हैं, बेल होती हैं ये। तो वही लिखा है क्या, स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प्स प्लांट टू क्लाइंब सच एज इन गॉड्स, जैसे कुकुम्बर हो गया, पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, एंड ग्रेप वाइन्स, अंगूर की बेल। ठीक है, तो ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एक्सिलरी बड टेंड्रिल बना लेती है, और ये टेंड्रिल किसमें हेल्प करती है, उनकी बेल को क्लाइंब करने पे, कि अगर उन्हें कोई सपोर्ट मिले तो स्टेम टेंड्रिल्स की मदद से ये बेल उस सपोर्ट के थ्रू क्लाइंब करती चली जाए और इसकी ग्रोथ आगे होती चली जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, स्टेम टेंड्रिल तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गए, तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जो हर किसी ने देखा ही होता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं नया मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जिसको हम कहते हैं थॉर्न के नाम से। स्पाइन्स अलग होते हैं बेटा, थॉर्न्स अलग होते हैं। स्पाइन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। स्पाइन जो होते हैं ना जो कैक्टस में पाए जाते हैं, कैक्टस तो देखा होगा सबने, जिसने नहीं देखा वो देख लेना भाई, नेट पे मिल जाएगा।
कैक्टस में जो मिलते हैं वो स्पाइन्स होते हैं, वो थॉर्न्स नहीं होते, वो थॉर्न्स नहीं होते। स्पाइन्स इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बच्चे क्या करते हैं, थॉर्न और स्पाइन में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। मैं थॉर्न पढ़ा रहा हूँ, स्पाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो सुनना भाई, एक्सिलरी बड ही करेगी। एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम्स में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी। वुडी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं, इनको कहते हैं थॉर्न्स, ठीक है, कांटे होते हैं ये। चलें आगे। तो जो जंगली पेड़ होते हैं, जैसे सिट्रस प्लांट होते हैं, जैसे आमले वामले के प्लांट होते हैं जो, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं। तो सुनना जरा, इनकी जो एक्सिलरी बड है वो मॉडिफाई होती है। वुडी मतलब हार्ड, स्ट्रेट बिल्कुल नुकीले स्ट्रेट होते हैं, और पॉइंटेड होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। तो इन मॉडिफाइड स्टेम को या इन मॉडिफाइड एक्सिलरी बड को हम क्या नाम देते हैं, थॉर्न्स, ठीक है। और ये किस में मिलते हैं, थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बोगेनविलिया, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है, याद करना। सिट्रस प्लांट जो मतलब विटामिन सी रिच होता है जिनमें, उन प्लांट्स की बात कर रहा है, ठीक है। इनमें ये थॉर्न्स पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। थॉर्न क्या है, पॉइंटेड है। अब भाई प्लांट के तो किसी काम का नहीं है, नुकीला है तो किसके लिए खतरनाक है, दूसरों के लिए, हमारे लिए, या किसी ग्रेजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि उसे जब वो जाएगा ग्रेजिंग ऑर्गेनिज्म उसके पास, और जैसे ही उसको खाएगा और कांटे चुभ जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे तो लट्टू बुझ जाएंगे, वो कभी वापस उसके पास जाएगा ही नहीं। तो वही चीज लिखी है, दे प्रोटेक्ट, थॉर्न्स के लिए लिखा है, दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, जो आसपास ऐसे मंडराते हुए ऑर्गेनिज्म से, एनिमल्स है, उनसे बचाने के लिए, कि इनको, इन पेड़ों को वो ना खाएं। थॉर्न्स उनको लग जाएंगे तो वो कभी उसके पास वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड स्टेम है, ये भी मॉडिफिकेशन है एक्सिलरी बड का। जैसे टेंड्रिल है वैसे ही थॉर्न है। अब टेंड्रिल किसमें है, थॉर्न किसमें, सबके एग्जाम्पल अलग अलग है, ठीक है। एक और केस सुनना, अब सुनना एक और केस। दो टर्म इसमें नहीं लिखे तुम्हारी बुक में, मैं लिख दे रहा हूँ। दो टर्म होते हैं बेटा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक है फिलोक्लेड और दूसरा टर्म है क्लैडोड। लिख लेना इस चीज को, ठीक है। तो सुनिएगा क्या होता है इसमें। एक्चुअल में ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इनमें स्टेम मॉडिफाई होके फोटोसिंथेसिस करना चालू हो जाती है। क्या करना चालू हो जाती है, फोटोसिंथेसिस। मतलब जो काम लीफ का होता है वो काम स्टेम करते हैं। तो सुनना जरा, सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन, एरिड रीजन मतलब जहाँ सूखा ज्यादा पड़ता है, पानी की बहुत कमी है, स्टेम मॉडिफाई काय में फ्लैटन स्ट्रक्चर, बिल्कुल चपटी हो जाती है, फ्लैट बिल्कुल चपटी हो जाती है, ऐसे ऐसा दिखती है चपटी होके, ठीक है ना, ऐसे इसके पार्ट्स निकल रहे होते हैं, चपटी होके दिखती है, ऐसी स्टेम चपटी हो जाती है बिल्कुल इनकी, ठीक है ना। हाँ या ना, ये ग्राउंड मान लो। अब पार्ट्स निकाल लेना, ये मैंने मिक्की माउस नहीं बनाया है, ठीक है ना, मिक्की माउस नहीं बना रहा हूँ, ये इसके ऊपर ऐसे स्टेम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रो करती चली जाती है। तो वही लिखा है क्या, वापस से मैं इरेज कर रहा हूँ उसको, देखना स्टेम की बात कर रहे हैं क्या। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड, ये इरेज हो गया, वापस से लिख देता हूँ नीचे, क्लैडोड, ठीक है ना, लिख लेना आप लोग अपनी कॉपी में। तो सुनना जरा, सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड, एग्जांपल ओपुंशिया, और फ्लैशी एंड सिलेंड्रिकल, एग्जांपल यूफॉर्बिया स्ट्रक्चर्स। तो दो टाइप के केस होते हैं, एक में तो स्टेम चपटी हो जाती है, एक में बिल्कुल फ्लैशी और सिलेंड्रिकल हो जाती है, जैसे कैक्टस में देखी होगी आपने, ठीक है। यहाँ पे कैक्टस एग्जांपल नहीं, यहाँ यूफॉर्बिया है, ठीक है, यूफॉर्बिया में होती है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या स्टेम फ्लैट हो जाती है किसी किसी में, तो जैसे कि ओपुंशिया में, और किसी में सिलेंड्रिकल और मोटी फ्लैशी हो जाती है जैसे कि यूफॉर्बिया में। और ये स्टेम ग्रीन हो जाती हैं दोनों की दोनों, ये दोनों स्टेम चाहे फ्लैट हो चाहे फ्लैशी और सिलेंड्रिकल हो, इन दोनों स्टेम का काम क्या होता है, ग्रीन हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे रीजन्स में लीफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करती, लीफ खत्म हो जाती है, क्योंकि पानी की बहुत कमी होती है, तो लीफ की जरूरत ही नहीं होती, लीफ हटा देता है ये प्लांट। तो इन केसेस में ये लीफ की जगह ये स्टेम खुद ही ग्रीन हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस करना चालू हो जाते हैं। तो वो लिखा है, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर अगर लीफ होती है तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, लीफ खत्म कर लेते हैं, अपनी स्टेम का मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ओपुंशिया तो अपनी स्टेम को चपटा कर लेता है, यूफॉर्बिया अपनी स्टेम को फ्लैशी और सिलेंड्रिकल बना लेता है, हाँ या ना, और दोनों की दोनों ग्रीन कन्वर्ट होकर फोटोसिंथेसिस करना चालू हो जाती है, ठीक है बेटा, हाँ या ना। तो अब बात यह फिलोक्लेड क्या और ओपुंशिया क्या है। तो सिंपल सा केस है, ये जो ओपुंशिया की कहानी है जिसमें स्टेम चपटी हो गई, फ्लैटेंड हो गई, ग्रीन हो गई, फोटोसिंथेसिस हो गई, इस कंडीशन को हम कहते हैं फिलोक्लेड। और यूफॉर्बिया में जो हो रहा है सिलेंड्रिकल, फ्लैशी और ग्रीन हो रही है, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लैडोड। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लिख लेना इस चीज को, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट। अब मैं कुछ अंडरग्राउंड स्टेम की बात और कर रहा हूँ।
ठीक है, जो कि हम लोग को जनरली देखने को मिलती है। तो स्ट्रॉबेरी, ग्रासेस, इन्हीं की मैं बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, इनकी एक खासियत होती है बेटा, क्या? इनकी एक खासियत बहुत अच्छी है कि इनकी जो स्टेम है उसी से, पुरानी वाली जो स्टेम होती है उसी से इनकी नई स्टेम क्रिएट या नया प्लांट क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो सुनना जरा, अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो वाला पार्ट, ग्रास में ऊपर भी दिखता है और अंडरग्राउंड में भी दिखती है, ठीक है, तो वही चीज़ है। अब ऊपर में तो आपको लीफी स्ट्रक्चर दिखता है, इनकी एक्चुअल में जो स्टेम होती है वो ग्राउंड के अंदर ही होती है, तो वही लिखा है अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा स्प्रेड टू न्यू निके। न्यू निके मतलब नए एरियाज में स्प्रेड होती है, एकदम से आपने देखा बारिशों में घास फैलती चली जाती है, तो उसी की बात कर रहा है। स्प्रेड टू न्यू निके एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाइज न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। तो क्या होता है, इनकी स्टेम के जो टुकड़े हैं वो जैसे ही नए एरिया में जाके स्प्रेड आउट होते हैं तो पुराना हिस्सा तो उस स्टेम का मरता चला जाता है और जो नया हिस्सा है वो आगे जाके नए प्लांट में डेवलप होता चला जाता है। तो ये खासियत होती है ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में। इसीलिए कभी गर्मियों के टाइम पे घास सूख भी जाती है तब भी मरती नहीं है, जैसी बारिशें पड़ती है उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो उसका जो पुराना पार्ट है, जो पुराने पार्ट से थोड़ा नया नया स्टेम डेवलप हुआ वो वापस से ग्रो करके पुराना पार्ट सूख के ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये खासियत होती है ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी की, ठीक है। इसके अलावा एक और केस और सुनना, अब 3 टर्म और आएंगे, ठीक है बेटा, तो सुनना जरा। मिंट, जैस्मीन वगैरह के ये स्पेशल है, स्टेम के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, ये स्पेशल मॉडिफिकेशन है जो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, तो सुनना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिंट एंड जैस्मीन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मिंट एंड जैस्मीन। तो देखें क्या, तो सुनना। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मीन अ सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस। क्या, मान लो ये ग्राउंड है, ये मेन एक्सिस है, ठीक है, ये इसका बेस है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, तो सुनना। इन मिंट एंड जैस्मीन अ सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस, यहाँ से अराइज होती है, एक लेटरल ब्रांच निकलती है यहाँ से। क्या निकलती है? एक लेटरल ब्रांच निकलती है, कहाँ से? मेन एक्सिस के बेस से। एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड। तो ये कुछ समय के लिए ऐसे हवा में ग्रो करती है। ये मान ले मेन एक्सिस है, इसका बेस है, यहाँ से एक लेटरल ब्रांच निकल रही है। ये लेटरल ब्रांच कुछ समय के लिए बाहर निकल के क्या हो जाती है, ऐसे करके बेंड हो जाती है। ये ग्राउंड है, ये पूरा तुम्हारा ग्राउंड लेवल है। तो सुनना जरा, क्या? अ सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। क्लियर है? हाँ या ना? जैसे ये थोड़े समय के लिए ग्रो करती है और वापस से इस ग्राउंड को टच करके अंडरग्राउंड स्टेम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये स्पेशल फीचर मिलता है हमें मिंट और जैस्मीन में, और जैसे ये टच होगी यहाँ पर एक और नया प्लांट डेवलप हो जाएगा मिंट और जैस्मीन का, एक और नया प्लांट डेवलप हो जाएगा मिंट और जैस्मीन का। तो ये वाली कंडीशन किस में पाई जा रही है? मिंट और जैस्मीन। और इस स्पेशल कंडीशन को हम नाम देते हैं ऑफसेट, नहीं स्टोलॉन, स्टोलॉन कंडीशन। मॉडिफाइड स्टेम है, स्टोलॉन बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्टोलॉन, ठीक है, याद रखना। किसका एग्जाम्पल है? मिंट एंड जैस्मीन का। नेक्स्ट एक और केस पढ़ना, ठीक है, यहाँ तक एक पॉइंट। दूसरा, अब बात कर रहा हूँ मैं पिस्टिया और इकॉर्निया की, इन दोनों प्लांट की। अब इनमें क्या कहानी है, तो सुनना। अ लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग अ रोसेट ऑफ लीव एंड अ टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये एक्वेटिक प्लांट की कहानी है। इसमें क्या होता है, ऐसे एक लेटरल पूरी पानी के ऊपर ऐसी आपकी एक लेटरल ब्रांच दिखेगी। मेन एक्सिस तो अलग होगी, ये मान लें मेन एक्सिस है पानी की, ये एक लेटरल ब्रांच है। क्या है? ये एक लेटरल ब्रांच है। अब इसमें बहुत सारी नोड और इंटरनोड होंगे, ये अलग अलग नोड है, ठीक है, इंटरनोड है। इसने बोला है इस केस में जो पिस्टिया और इकॉर्निया है, इनकी जो लेटरल ब्रांच है जिसपे अलग अलग नोड है, इसने ये बोला है इसके हर नोड पे ऐसे रॉसेट ऑफ लीव है, पूरा लीव का एक गुच्छा होता है, हर नोड पे होता है। क्या होता है? हर नोड पे ऐसे रॉसेट ऑफ लीव उग रहा होता है इस तरीके से, ठीक है, और हर नोड पे ऐसे रूट का टफ भी होता है। अब जितने भी नोड होंगे सब पे ऐसा हो रहा हो, तो वही लिखा है अ लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड। इंटरनोड बहुत छोटे हैं इसके इंटरनोड बड़े होंगे, यहाँ पे एक नोड आएगा, यहाँ पर एक आएगा, फिर मेन एक्सिस ग्रो करेगी, तो वही है अ लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग अ रोसेट ऑफ लीफ एंड अ टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। एग्जाम्पल इज पिस्टिया एंड
इकॉर्निया। क्या कहते हैं बेटा? पिस्टिया और इकॉर्निया में। और इस स्पेशल कंडीशन को नाम दिया जाता है ऑफसेट। क्या नाम दिया जाता है स्पेशल कंडीशन को? ऑफसेट। मॉडिफाइड स्टेम के नाम है ये। क्या नाम दिया जाता है? ऑफसेट। एनसीईआरटी में नहीं है, नोट कर लेना बेटा। क्या नाम दिया जाता है? ऑफसेट। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा। हाँ या ना? दो तो नाम क्लियर है, स्टोलोन समझ में आया होगा, ऑफसेट समझ में आया। तीसरा केस, अब हम बात कर रहे हैं पाइनएप्पल, बनाना, केले के पेड़ की। ठीक है, तो सुनना, इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, तीनों में ये कहानी है। द लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। अब मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा, और कोई आप लोगों ने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना बेटा। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वाले पार्ट का डायग्राम मेरे को बनाना पड़ेगा। तो देखें, सुनना जरा। अब बात कर रहे हैं हम बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में। इनमें भी वापस से लेटरल ब्रांच ही आ रही है, हर केस में लेटरल ब्रांच है। इनकी जो लेटरल ब्रांच है वो ओरिजिनेट होती है बेस से, बट अंडरग्राउंड पार्ट से, अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम। जैसे ग्राउंड लेवल है ये, अब ये पेड़ है पूरा केले का, ठीक है। अब इसका स्टेम का कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड भी होता है, ये स्टेम है, और फिर नीचे जाके रूट होती है, ये स्टेम का अंडरग्राउंड स्टेम। इनकी अंडरग्राउंड स्टेम है ये, बनाना, पाइनएप्पल या क्राइसेंथेमम। तो इसमें से लेटरल ब्रांच निकलती है। क्या निकलती है इसमें से? लेटरल ब्रांच। तो सुनना जरा, क्या? इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम द लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, मेन स्टेम का अंडरग्राउंड पोर्शन, एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल। और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है सॉइल के नीचे ही। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर निकल के आ जाएगी, नहीं, पहले ही हॉरिजॉन्टली सॉइल के नीचे ग्रो करती है। हाँ या ना? एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड। और जैसे ही थोड़े समय के लिए ग्रो करती है, फिर बिल्कुल ऑब्लिकली, टेढ़े, ऐसे स्ट्रेट नहीं आती, ऑब्लिकली ऊपर ग्रो करके आती है। हाँ या ना? और इसी पे केले लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी ऐसे डिजाइन सी निकल रही होती है केले के पेड़ में, उस पे केले लगते हैं। हाँ या ना? तो वो जो ऑब्लिक स्टेम दिखती है ना आपको, वो एक्चुअल में उसकी लेटरल ब्रांच होती है। एक बीच में मेन होती है और साइड से तिकोने टेढ़े टेढ़े से लेटरल स्टेम्स निकल रही होती हैं। तो उन्हीं की बात कर रहा है, ठीक है। एंड देन कम ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू अ लीफी शूट। और इस पे लीफ लाई करती है, बहुत सारी लीफ होती है। केले के पत्ते देखे होंगे, बड़े बड़े होते हैं। हाँ या ना? कुछ इस तरीके से आपने शायद देखे होंगे, ऐसे बड़े से केले से पत्ते होते हैं। हाँ या ना? आपने साउथ इंडिया में भी देखे होंगे, उस पर खाना रख के खाया जाता है। हाँ या ना? बहुत बड़े होते हैं साइज में केले के पत्ते, ठीक है। हाँ या ना? तो उसी की बात कर रहे हैं। तो अब बात आ रही है इस कंडीशन को कहते हैं, इसको कहते हैं सकर। इस कंडीशन को बोला जाता है सकर, ठीक है बेटा। हाँ या ना? इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सकर कंडीशन। याद रखना इसको, क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी? सकर कंडीशन। तो ये तीन मॉडिफिकेशन और हैं स्टेम के, कौन कौन से? स्टोलोन, ऑफसेट एंड सकर। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको बात भेजे में फिट होगी। तो ये कहानी थी सेकंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टेम की। तो कुछ डायग्राम बन रहे हैं, उसको और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला डायग्राम ये बता दिया था, मॉडिफाइड स्टेम टू स्टोर फूड, ये टेंड्रिल्स का केस आ गया, ठीक है ना। तीसरा आपका ये जो केस आया, ये किसका आया है? स्पाइन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये ग्रीन है स्टेम, तो सॉफ्ट होता है ये, पर थॉर्न ब्राउन कलर के होते हैं और हार्ड होते हैं, ठीक है। हाँ या ना? ठीक है। लास्ट ये जो बना हुआ है, रूट अराइजिंग फ्रॉम नोड्स, क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये वाला जो मॉडिफिकेशन है ना, ये किस काम में आता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो ये लिखा स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। रूट अराइजिंग फ्रॉम, हर नोड से रूट निकल रही होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस नोड को तोड़ के कहीं और जाके लगा दूं, तो वहाँ पर नया पेड़ उग जाएगा, क्योंकि पूरी स्टेम भी है, पूरा रूट भी है। और हर नोड पे ऐसा हो रहा होगा तो निकाल के लगा देना कहीं पे भी यार। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ मॉडिफाइड स्टेम है जो अपने मेन फंक्शन के अलावा बाकी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जस्ट लाइक रूट में भी ऐसे ही था, अब स्टेम में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी बच्चा पार्टी। तो इस सेशन को हम यहीं तक रोकते हैं और हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़ाने जाऊंगा, जिसका नाम है लीफ। तो रूट हो गया आपका कंप्लीट, स्टेम हो गया। तो बच्चों कल के लिए टेस्ट के तैयार रहें। इस सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। कल 11 बजे आपके पास लिंक आ जाएगा ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। सब पे भेज दूंगा मैं, तैयार रहिएगा। कल आपका प्लांट किंगडम का टेस्ट होगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।